हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन एंड इट्स टाइप। रेस्पिरेशन और उसके प्रकार। फूड डाइजेस्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ से ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब होने के बाद में उस फूड को ब्लड सेल्स में पहुँचाता है ताकि उसका यूज किया जा सके ग्रोथ में, रिपेयर में और एनर्जी प्रोडक्शन में। तो सेल के अंदर डाइजेस्टेड फूड जो होता है उसको एनर्जी प्रोडक्शन में यूज करना, उसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो ग्लूकोज हमारी सेल्स में पहुंचा है, उस ग्लूकोज को फर्दर ब्रेक किया जाएगा और फर्दर ब्रेक करके उसे सिंप्लीफाइड किया जाएगा, एनर्जी प्रोडक्शन किया जाएगा। इसी स्टेप को हमने नाम दिया है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ फूड इन सेल। इस डायग्राम से समझते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है। ये कोई सेल है और इस सेल के पास से कोई ब्लड वेसल्स गुजर रही है। ब्लड वेसल्स अपने साथ में एब्जॉर्ब फूड को लेकर आ रही है। एब्जॉर्ब फूड में फैट, अमीनो एसिड, ये सारी चीजें होती हैं और कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज होता है। ये ग्लूकोज को लेकर ये ब्लड वेसल सेल्स के पास से गुजरी, तो ये अपना ग्लूकोज सेल को डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब सेल को ग्लूकोज मिल गया, अब सेल उस ग्लूकोज का क्या करेगी? उस सेल के द्वारा उस ग्लूकोज का प्रयोग एनर्जी प्रोडक्शन में किया जाएगा। और फूड का प्रयोग करना एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सेल के अंदर, इसी प्रोसेस को नाम देते हैं रेस्पिरेशन। इस ग्लूकोज को और ब्रेक किया जाएगा और उससे एनर्जी एटीपी की फॉर्म में बनाई जाएगी। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। मीन्स ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द सेल टू प्रोड्यूस द एनर्जी। एनर्जी बनाने के लिए ग्लूकोज को फर्दर ब्रेक करना सेल के अंदर, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, द सेकंड लाइफ प्रोसेस। अब रेस्पिरेशन जो होगा वो दो टाइप का होता है। टाइप्स, इस ग्लूकोज का फर्दर ब्रेकिंग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकती है। अगर ग्लूकोज की ब्रेकिंग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है तो उस रेस्पिरेशन को कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि सेल में ग्लूकोज को ब्रेक करना है एनर्जी बनाने के लिए, और ब्रेकिंग के लिए अगर ऑक्सीजन यूज में आई है तो उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। मीन्स ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज इन सेल in the presence of oxygen, उसे हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक करना, ये एरोबिक है। ग्लूकोज की ब्रेकिंग ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकती है और उसको हम कहते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन।
दोनों तरह से ब्रेकिंग हो सकती है सेल के अंदर। जैसे ही ब्लड ग्लूकोज को लेकर पहुंचा और ग्लूकोज सेल में गया, या तो वो एरोबिकली ब्रेक होगा, एयर की प्रेजेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक होगा, या वो एक ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेक होगा। तो अगर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक होता है उसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेक होता है उसे हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब क्वेश्चन आता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है। जैसे ही ग्लूकोज सेल्स में पहुंचता है, इन सेल उसे इमीडिएटली साइटोप्लाज्म के अंदर ही पायरुवेट या पायरुविक एसिड नाम के मॉलिक्यूल में बदल दिया जाता है। पहला चरण ये होता है, यानी ग्लूकोज को बदला जाता है पायरुवेट। कहाँ? साइटोप्लाज्म। पहला स्टेप, जैसे ही ग्लूकोज ने सेल के अंदर एंट्री की उसको पायरुवेट में बदला जाता है सेल के साइटोप्लाज्म में ही। उसी प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा उस ग्लूकोज को पायरुवेट में बदल दिया जाएगा साइटोप्लाज्म में। उसके बाद यह पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाएगा। और वहां पर एक स्टेप आता है, उसका नाम है क्रेब साइकिल। एक रिएक्शन होती है, उसकी खोज हेंस क्रेब नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए हम उसे क्रेब साइकिल के नाम से जानते हैं। तो ये पायरुवेट फिर माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाता है क्रेब साइकिल के रूप में, और फाइनली CO2 H2O और ATP हमें प्राप्त होता है। ये है एनर्जी जिसके लिए ये सारा का सारा प्रपंच रखा गया है। इसके लिए ये सारा काम हुआ है कि इसको बनाना। तो जैसे ही ग्लूकोज ने एंट्री की तो सबसे पहले ग्लूकोज को बदला जाता है पायरुवेट में, साइटोप्लाज्म में, और पायरुवेट एंटर कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और उसे बदल दिया जाता है CO2 में, H2O में और 38 ATP। ये सारे स्टेप तब होते हैं जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो इससे एनर्जी बनकर आपको मिल गई। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ये प्रोसेस ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकती है। एब्सेंस में कैसे होती है? जैसी ब्लड वेसल्स से ग्लूकोज और सेल में एंटर करता है, इन सेल इमीडिएटली ग्लूकोज को पायरुवेट में बदला जाएगा, जैसे कि एरोबिक में हुआ था। साइटोप्लाज्म में बदला जाएगा और प्रोसेस का नाम होगा ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ तक एरोबिक की और एनारोबिक की जो क्रियाएं हैं, इवेंट्स हैं, वो सेम है। कोई भी उनके बीच में कोई अंतर नहीं। अंतर और आगे आएगा। एरोबिक होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट जाता है और क्रेब साइकिल के द्वारा वो CO2 H2O और 38 ATP में बदलता है। लेकिन एनारोबिक होता है तो साइटोप्लाज्म में ही रहता है और फर्मेंटेशन के द्वारा इस पायरुवेट को
इथाइल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड में बदल दिया जाता है, प्लस हमें थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है। ये प्रोसेस कहलाती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर यहाँ रिप्रेजेंट है एनारोबिक को, तो पायरुवेट तक के बनने की प्रोसेस एरोबिक और एनारोबिक में सेम, अंतर आएगा आगे। पायरुवेट साइटोप्लाज्म में ही रहेगा, फर्मेंटेशन करेगा और या तो बदल जाएगा इथाइल अल्कोहल में या बदल जाएगा लैक्टिक एसिड में। इन दो चीजों में ये बदल जाएगा। तो इस तरह से एनारोबिक रेस्पिरेशन पूरा होगा। रेस्पिरेशन कोई सा भी हो, एनर्जी दोनों में बनी है, 38 ATP यहाँ बनी है, 2 ATP यहाँ। तो देश की रेस्पिरेशन का एनर्जी प्रोडक्शन होना था, ये सारा काम एनर्जी के लिए किया गया है और एनर्जी के लिए ग्लूकोज को फर्दर ब्रेक किया गया है। यहाँ पर ग्लूकोज CO2H2 में ब्रेक हुआ है, यहाँ पर ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड में ब्रेक हुआ है। पर दोनों केस में एनर्जी दी गई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा रेस्पिरेशन बेटर है, एरोबिक बेटर है या एनारोबिक बेटर है। तो एनर्जी बनने वाली एनर्जी का अमाउंट ही हमें ये बता रहा है कि ये बेटर है एरोबिक रेस्पिरेशन। ज़्यादा अच्छे लेवल का जो रेस्पिरेशन है वो एरोबिक है और उसके हैं दो कारण विशेष रूप से। पहला कारण तो ये है कि उसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा मिली है। यहाँ भी एक ग्लूकोज का इस्तेमाल किया गया लेकिन एनर्जी मिली हमें 38 ATP, और यहाँ पर भी एक ग्लूकोज का इस्तेमाल किया गया पर हमें एनर्जी मिली 2 ATP। तो 38 ATP और 2 ATP में बहुत बड़ा अंतर है। इसीलिए एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी निकलने के कारण उसे एक अच्छा रेस्पिरेशन माना गया। दूसरी बात कि दूसरा कारण क्या है जिसकी वजह से एरोबिक ज़्यादा अच्छा है, वो है बनने वाले प्रोडक्ट। यहाँ CO2 और वाटर बना है, CO2 को हम निकाल देंगे, वाटर को यूटिलाइज कर लेंगे, तो हमारे फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, शेष कुछ नहीं रहा। CO2 हमने निकाल दी और वाटर को शरीर में यूज कर लिया तो कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ है। तो इसकी वजह से भी ये अच्छा है कि इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन या कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन इसमें इथाइल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड में से कोई एक चीज़ बनती है जो सेल के अंदर एक वेस्टेज के रूप में रहती है। तो इस केस में कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पाया, इसीलिए ये रेस्पिरेशन अच्छा नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें वेस्टेज बन रहे हैं, इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ है, कोई भी वेस्टेज नहीं बना। एक मन में प्रश्न आता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जब ये प्रोसेस फॉलो की जाती है तो उनमें तो कोई एक बनता है, या तो बनता है इथाइल अल्कोहल या बनता है लैक्टिक एसिड। अब इथाइल अल्कोहल कब बनता है? इन द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर सेल को बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो बनेगा इथाइल अल्कोहल, जैसे कि यीस्ट में, बैक्टीरिया में इथाइल अल्कोहल ही बनता है। लेकिन ऑक्सीजन मिल रही है लेकिन पर्याप्त नहीं मिल रही है,
इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी है, मैंने एब्सेंस नहीं कहा है, कब बनता है लैक्टिक एसिड। तो एनारोबिक के दो प्रोडक्ट हो सकते हैं, इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। इथाइल अल्कोहल तब बनता है जब बिल्कुल ऑक्सीजन ना मिले, लैक्टिक एसिड तब बनता है जब लेस ऑक्सीजन हो, जिससे आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो लैक्टिक एसिड बनता है। अब इन दोनों रेस्पिरेशनों में अगर देखें तो कुछ कॉमन बातें भी, इन दोनों रेस्पिरेशनों में कॉमन चीज है ग्लाइकोलाइसिस। सेल के अंदर ग्लूकोज ने एंटर किया तो सबसे पहला इवेंट दोनों में होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस है, जिसमें ग्लूकोज को पायरुवेट में बदला जाता है। तो कॉमन प्रोडक्ट जो दोनों का है वो पायरुवेट का बनना, कॉमन प्रोसेस जो दोनों में होगी वो ग्लाइकोलाइसिस है। और इसमें इथाइल अल्कोहल बनेगा अगर आगे ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं मिली, ऑक्सीजन कम मिली तो लैक्टिक एसिड बनेगा, और ऑक्सीजन भरपूर मिली तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल के द्वारा CO2, H2O और RBCD बनेगा। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस और डेफिशिएंसी, उसके आधार पर प्रोडक्ट डिसाइड होते हैं कि रेस्पिरेशन में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। एक क्वेश्चन आता है कि जब हम वाइगरस एक्सरसाइज कर लेते हैं या ज़्यादा वाइगरस कोई भी काम कर लेते हैं, हम गोवर्धन की परिक्रमा लगाए आए 21 किलोमीटर, पैरों में दर्द या बहुत ज़्यादा खेल लिए तो हाथ पैरों में दर्द होता है, इसका रीजन क्या है? एनारोबिक एक्सरसाइज। जब हम नॉर्मल वर्किंग कर रहे हैं तो हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड बनता है, वो उतना बनता उतना निकलता चला जाता, पेन नहीं। लेकिन ज़्यादा वर्किंग करते हैं तो ज़्यादा वर्किंग के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और ज़्यादा एनर्जी के लिए ज़्यादा रेस्पिरेशन होता है, ज़्यादा रेस्पिरेशन के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन मिल नहीं पाती है, तो फाइनली मसल्स में बनने लगता है लैक्टिक एसिड। वो लैक्टिक एसिड इकट्ठा होता चला जाता है और उसकी वजह से हमारे सेल्स में, बॉडी पार्ट्स में पेन होता है। वो पेन 2 या 3 दिन तक रहेगा, जब तक कि सारा का सारा लैक्टिक एसिड सेल्स से रिमूव ना हो जाए, तब तक वो पेन बना रहेगा। तो वाइगरस एक्सरसाइज के दौरान हमें पेन क्यों होता है? उसका कारण यही है कि वाइगरस एक्सरसाइज के दौरान ज़्यादा मात्रा में रेस्पिरेशन होता है, वो भी एनारोबिक टाइप का, इससे ज़्यादा मात्रा में लैक्टिक एसिड बनता है, तो लैक्टिक एसिड सेल्स में इकट्ठा हो जाता है साइटोप्लाज्म में, इसकी वजह से वी फील पेन, हमें दर्द महसूस होता है। तो एक छोटा सा टॉपिक रेस्पिरेशन और उसके टाइप्स क्या हैं, इन पर मैंने डिस्कशन किया। एक बार क्विक रिवीजन जल्दी से लेते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। कि रेस्पिरेशन है सेल के अंदर जब डाइजेशन के बाद फूड पहुँचता है, उससे एनर्जी बनाने की प्रोसेस रेस्पिरेशन है। उसमें इस प्रोसेस में ग्लूकोज जो पहुँचा है उसको ब्रेक करके एनर्जी बनाई जाती है। दोनों प्रोसेस 2 टाइप का हो सकता है ग्लूकोज की ब्रेकिंग में ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ हो सकता है ना हो। अगर ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ है तो एरोबिक रेस्पिरेशन है, और अगर नहीं हुआ है तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन है। फार बेटर रेस्पिरेशन एरोबिक है क्योंकि 38 ATP बने, और लेस बेटर इसलिए एरोबिक है क्योंकि 2 ATP। कंप्लीट ऑक्सीडेशन भी एरोबिक को बेहतर रेस्पिरेशन बनाता है, और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन एनारोबिक को कम बेहतर बनाता है। तो ये 2 प्रकार का रेस्पिरेशन है जिसको मैंने स्टडी किया।